ओके, पिछले टर्न पे अपन लोगों ने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए थे जो कि बेस्ड थे क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड अपन ने कुछ सवाल लगाए थे, बोलिए हाँ। यस सर, लगाए थे। उसमें जाते जाते एक लास्ट सवाल मैंने करवाया था, मतलब मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। याद आया कि नहीं याद आया? यस सर। ओके, यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को समझ लिया है और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की मदद से छोटे मोटे सर्कमस्टेंसेस में, छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी निकालना भी समझ लिया है। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो हमको क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गई है, प्रोबेबिलिटी की हल्की फुल्की बातें भी क्लियर हो गई हैं। ये दो चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज सेट थ्योरी की। प्रोबेबिलिटी को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए सेट थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की नज़र से अब मैं सेट थ्योरी बताऊंगा, उस पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे। अब सबसे पहले आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ सेट थ्योरी ऑफ टू इवेंट्स। बिल्कुल ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी जो है अगर उसको जब आप चैप्टर पूरा ख़त्म कर लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं, सेट थ्योरी ही है एक्चुअली। इसलिए प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन के बाद सेट थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। आज अपन दो इवेंट से जुड़ी हुई सेट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे और इसके साथ जुड़े हुए काफ़ी सारे शब्द हैं, उन शब्दों को ध्यान से समझेंगे। सेट थ्योरी फॉर टू इवेंट्स पहले अपन करते हैं, इसके साथ जुड़े सवाल लगाते हैं, फिर आएंगे सेट थ्योरी फॉर थ्री इवेंट्स थोड़ी देर बाद। सेट थ्योरी फॉर टू इवेंट्स की बात करें, सेट थ्योरी हल्की हल्की पढ़ी हुई है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ऑल्दो बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू। यूनिवर्सल सेट के अंदर यानी ये यू किसका बना हुआ है? यू बना हुआ है सैंपल स्पेस का। यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे आउटकम्स हैं। यूनिवर्सल सेट इज़ नथिंग बट कंसिस्ट्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ये समझिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। हमने एक्सपेरिमेंट लिया डाइस थ्रोन। ध्यान से सुनना, तो डाइस थ्रोन का जो यूनिवर्सल सेट बनेगा या जो सैंपल स्पेस बनेगा, उसके अंदर 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। ये 1 2 3 4 5 6, ये जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जिसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, वो बेसिकली सैंपल स्पेस ही है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ही है। ये इसके अंदर सारे पॉसिबल आउटकम लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब हम यहाँ दो इवेंट लेंगे, क्योंकि हमारी हेडिंग क्या है? सेट थ्योरी ऑफ टू इवेंट्स। जैसे एग्जाम्पल डाइस थ्रोन है, अब इसके साथ कोई भी दो इवेंट ले लो। मान लो मैं एक इवेंट लेता हूँ गेटिंग इवन नंबर, ये मैंने एक इवेंट ले लिया और इसको इवन के बजाय ए से डिनोट कर देता हूँ। तो इवन नंबर के इवेंट को अगर मैं रेड पेन से सर्किल करना चाहूँ तो ये हो जाएगा, ये मैंने रेड से बनाया है, गेटिंग इवन नंबर, इसके ऊपर रेड लगा देते हैं, तो ये हो गया इवेंट ए। ऐसे ही अपन और भी बहुत सारे इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि इवेंट डिफाइन करूं गेटिंग प्राइम नंबर, और इसको मैं इवेंट बी कह देता हूं। आइए इसको ग्रीन पेन से अपन बनाते हैं, तो इसके ऊपर से ग्रीन का निशान लगा देते हैं। प्राइम नंबर का मतलब हुआ 2 3 और 5, तो ये हो गया इवेंट बी। ये लीजिए, इसको हम बी कह देते हैं। ये अब ये दो इवेंट से जुड़ी हुई सेट थ्योरी हो गई। ऐसा ही इसके अंदर भी होगा सेम। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब
सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। इसके अंदर कुछ आउटकम इवेंट ए को फेवर करेंगे, जैसा कि नीचे देखें 2, 4 या 6 का आना इवेंट ए को फेवर करेंगे। कुछ आउटकम इवेंट बी को फेवर करेंगे, जैसे 2, 3, 5 का आना इवेंट बी को फेवर करेंगे। बाहर जो आउटकम बच गए, यानी ना ए होगा और ना ही बी होगा, ऐसे बार लगा देते हैं, यानी नॉट। जैसे यहाँ पर 1 के आने पर ना ए होगा ना ही बी होगा। अलग अलग हिस्सों का नामकरण कर रहा हूँ। अगर इस हिस्से को केवल देखें तो ये वो इवेंट्स हैं या ये वो हिस्सा है जहाँ ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है। इतने से हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने ग्रीन पेन से शेड किया, तो ये वो हिस्सा है या ये वो आउटकम है जिनके आने पर ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अपन जो एग्जाम्पल लिया, तो इसमें 4 या 6 के आने पर इवेंट ए होगा लेकिन इवेंट बी नहीं होगा। ऐसे ही इस हिस्से को अगर अपन लिखना चाहें तो इस हिस्से को अपन लिख सकते हैं ए नहीं होगा लेकिन बी होगा। आइए इसको ब्लू से शेड कर देते हैं। ये वो आउटकम्स हैं जिनके होने पर इवेंट बी तो ऑकर करता है लेकिन इवेंट ए ऑकर नहीं करता है। और यहाँ बीच में कॉमन हिस्सा आ जाएगा। इस कॉमन हिस्से को अपन कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी इंटरसेक्शन को एंड की तरह समझें, इंटरसेक्शन को इंग्लिश के एंड की तरह समझें। बार का मतलब हो गया नॉट ए, ऐसे ही बी बार का मतलब हो गया नॉट बी। तो जैसे ये वाला जो हिस्सा है, ग्रीन रंग से जो मैंने शेड किया है, इसके होने पर ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा है। ये वाला जो हिस्सा है जो मैंने ब्लू रंग से शेड किया है, यहाँ पर अगर कोई आउटकम है या यहाँ पर कोई आउटकम आता है तो ए नहीं होगा लेकिन बी होगा। आइए कॉमन हिस्से को ऐसे मैं रेड से शेड कर देता हूँ। तो रेड हिस्से में अगर कभी भी कोई आउटकम आता है, तो रेड हिस्से में अगर कोई आउटकम आता है तो इसका क्लियरली ये मतलब है कि ए और बी दोनों हो रहे हैं। जैसे अपने जो एग्जांपल लिया उसके अंदर 2 एक ऐसा आउटकम है जिसके होने पर इवेंट ए भी हो जाएंगे, इवेंट बी भी हो जाएंगे। जब आप सेट थ्योरी ऑफ 2 इवेंट की बात कर रहे हैं तो आपको कुल मिला के 4 अलग अलग हिस्से मिलेंगे। पहला हिस्सा ये बाहर वाला, जहाँ पर अगर कोई आउटकम होगा तो ना ए होगा ना ही बी होगा। जैसे अपने एग्जाम्पल में 1 के आने पर ना इवेंट ए होगा ना बी होगा। ये ग्रीन वाला हिस्सा जिसके आने पर इवेंट ए होगा लेकिन बी नहीं होगा। जैसे आउटकम 4 या 6 जिनके आने पर इवेंट ए तो हो रहा है लेकिन इवेंट बी नहीं हो रहा है। फिर ये ब्लू रंग का हिस्सा जिनके आने पर इवेंट बी तो होगा लेकिन इवेंट ए नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 3 या 5, इस आउटकम के आने पर इवेंट बी होगा लेकिन ए नहीं होगा। फिर कुछ ऐसा कॉमन हिस्सा रेड शेडेड, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऐसे आउटकम, ऐसा हिस्सा, ऐसा पोर्शन जहाँ पर आने पर ऐसे इवेंट ए भी ऑकर करेगा, इवेंट बी भी ऑकर करेगा। जैसे यहाँ पर 2 है। तो यानी अगर सेट थ्योरी फॉर 2 इवेंट्स की बात करें तो इसके अंदर 4 अलग अलग हिस्से बेसिकली निकल के आते हैं। ये आइए इनको ऐसे बॉक्स कर देते हैं, ब्लू इसी ग्रीन पेन से बॉक्स कर देते हैं। तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ना ए हो ना बी हो, ए हो लेकिन बी ना हो, और ए ना हो और बी हो जाए। ये तो अभी मैंने अलग अलग हिस्सों की पहचान बताई और आपको यूनिवर्सल सेट का मतलब बताया। यहाँ यूनिवर्सल सेट का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब आइए इसकी प्रोबेबिलिटी की हल्की सी स्टडी करें, ध्यान से देखेंगे। आइए इस डायग्राम को दोबारा बनाएं और इससे जुड़े हुए प्रोबेबिलिटी के रिलेशंस को देखें जो कि सेट थ्योरी के रिलेशन जैसे ही है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर वापस से मैं इस डायग्राम को यहाँ बना रहा हूँ। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये इसके अंदर ए और ये इसके अंदर बी। अगर कोई हमसे पूछे, एक एक चीज़ को समझना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब होता है एटलीस्ट 1। एक एक चीज़ को समझें। यूनियन शब्द का मतलब होगा एट लीस्ट 1, यानी केवल ए हो जाए तो भी चलेगा, केवल बी हो जाए तो भी चलेगा, और ए और बी दोनों हो जाए तो भी चलेगा। तो यानी अगर ए यूनियन बी की बात करें
तो केवल ए हो जाए तो भी काम करेगा, केवल बी हो जाए तो भी काम करेगा, और ए और बी दोनों हो जाए तो भी काम करेगा। तो ये जो पूरा हिस्सा मैंने ब्लू से शेड किया है, ये मैथमेटिकली डिनोट करता है ए यूनियन बी को। अब आइए इसका फॉर्मूला निकालें। फॉर्मूला पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ए यूनियन बी का मतलब है एटलीस्ट वन, केवल ए हो जाए तो भी ठीक है, केवल बी हो जाए तो भी ठीक है, दोनों एक साथ हो जाए तो भी ठीक है। यूनियन शब्द का मतलब अपन और की तरह ले सकते हैं। आइए यहाँ लिख दूँ, यूनियन को अंग्रेजी के और की तरह लिख सकते हैं। जैसे कोई बोले आई विल गिव यू अ चॉकलेट और अ पेंसिल, तो चॉकलेट देगा तो भी ठीक है, पेंसिल देगा तो भी ठीक है, दोनों दे दिए तो भैया बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे ही ए यूनियन बी, यूनियन शब्द को और से समझना है। और एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में सेट थ्योरी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो आना ही चाहिए, साथ में उसका हल्का सा लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन समझना है। तो ए यूनियन बी का मतलब एटलीस्ट वन, ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ बात करते हैं ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जैसे ही मैंने पी ए को जोड़ा तो देखो ये दोनों हिस्से एक एक बार आ गए, ये दोनों हिस्से एक एक बार आ गए, क्योंकि ए कब कब होगा, जब केवल ए हो जाए या बी के साथ में हो जाए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जोड़ी तो ये पूरा गोल, ये पूरा बी का गोल सर्किल जुड़ेगा। एरिया की तरह सोचें। सेट थ्योरी में फॉर्मूले लिखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है थिंक लाइक एरिया। जब पी ए जोड़ा तो यानी ये पूरा सर्किल का एरिया जोड़ लिया। ये देखिए मैं दोबारा से बना रहा हूँ, इस पूरे सर्किल का एरिया जोड़ लिया। पी बी जोड़ा तो इस पूरे सर्किल का एरिया जोड़ लिया। जोड़ तो लिया, वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई, बस एक छोटी सी दिक्कत हो गई। छोटी सी दिक्कत ये हो गई कि ये वाला एरिया तो एक ही बार आया, लेकिन ये बीच वाला एरिया दो दो बार आया। बिल्कुल बिल्कुल। वो इवेंट, वो आउटकम जिनके होने पर ए भी हो रहा था, जिनके होने पर बी भी हो रहा था, उन आउटकम को गलती से आपने दो बार गिन लिया। लेकिन हर आउटकम को गिनना कितनी बार है? एक बार। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर घटा दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कॉमन एरिया अगर एक बार घटा दिया तो कॉमन एरिया एक बार जैसे ही आपने घटाया तो वो एरिया 2 के बजाय 1 हो गया। और ये आ गया हमारा सबसे बेसिक फार्मूला, सबसे काम का फार्मूला। नंबरिंग कर देते हैं 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सबसे बेसिक फार्मूला है। तो ए यूनियन बी का मतलब समझें, ए हो जाए या बी हो जाए। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताइए क्या ये पहला फॉर्मूला और इवेंट डायग्राम समझ में आया सब लोगों को? यस। यहीं पर आइए और आगे बढ़ेंगे, बस मेरे बच्चों, बस आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब जरा इस वेन डायग्राम से जुड़े हुए और बातें। एक सिंबल है, उस सिंबल को समझिए। कोई आपके सामने लिखे ए बैक स्लैश बी, ऐसा किसी ने लिख दिया, ऐसे बैक स्लैश, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। इसका मीनिंग होता है ए हो और बी ना हो की प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बी बैक स्लैश ए लिखते तो इसका मतलब हो गया कि बी हो लेकिन ए ना हो। इसको बी माइनस ए भी लिखते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी हो लेकिन ए ना हो। इस पर ध्यान देना, ये एक सिंबल है बैक स्लैश का, ये सिंबल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ए हो और बी ना हो, बहुत आसान है। सोचो, ए हो और बी ना हो, क्या करेंगे? ए के होने की प्रोबेबिलिटी में से या ए के एरिया में से वो एरिया घटा दो जब ए और बी दोनों हो रहा है। तो ये लीजिए आ गया, ए हो रहा है और बी नहीं हो रहा है। जो ए का पूरा सर्किल था, हमको क्या चाहिए? हमको ये वाला हिस्सा चाहिए, ये जो ग्रीन में यहाँ पर शेडेड है, ये वाला हिस्सा, ये जो ग्रीन में यहाँ पर शेडेड है,
ये वाला हिस्सा चाहिए अपन। तो हमने क्या किया, ए के सर्किल में से दोनों का कॉमन एरिया घटा दिया। तो ए के रीजन में से जब दोनों एक साथ हो रहे थे उसको हटा दिया, तो अब केवल वही रीजन बचा जहां ओनली ए हो रहा है। उसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि अगर ये वाला निकालना हो कि बी हो और ए ना हो, बी हो और ए ना हो, तो बहुत आसान है। बी के एरिया में से वो एरिया घटा दीजिए जब ए और बी दोनों एक साथ हो रहे हैं। ये लीजिए, तो ये आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने देखिए ध्यान से क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बी के सर्किल में से वो एरिया घटा दिया जहां ए और बी साथ में हो रहे, तब केवल वही हिस्सा बचा जहां पर अकेले बी हो रहा है। तो ये अपन ने 3 फॉर्मूले छोटे छोटे डिस्कवर किए, ए यूनियन बी, ए हो और बी ना हो, और बी हो और ए ना हो। क्या तीनों फॉर्मूले क्लियर हुए? बोलिए हाँ। ओके, हाँ सर। बस आइए और आगे बढ़ेंगे। मान लो मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन इवेंट, एग्जैक्टली एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, भैया केवल ए हो या केवल बी हो, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब सोचो, या तो केवल ए होना चाहिए या केवल बी होना चाहिए। तो बड़ा आसान है, देखिए ध्यान से। पी ए केवल ए और केवल बी का मतलब है कि ये बीच वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए, ये बीच वाला हिस्सा, केवल ये वाला हिस्सा आए जहां ओनली ए हो रहा है, और केवल ये वाला हिस्सा आए जहां ओनली बी हो रहा है। बीच वाला हिस्सा आए ही नहीं, केवल ए वाला हिस्सा, केवल बी वाला हिस्सा। तो मैं क्या करता हूँ, चालाकी लगाता हूँ, पी ए प्लस पी बी जोड़ लेता हूँ। तो ऐसा जोड़ने से बीच वाला हिस्सा 2 बार आ जाएगा। आइए इस वेन डायग्राम को यहाँ अलग से बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये रहा ए, ये रहा बी। जब पी ए प्लस पी बी मैंने किया तो ए वाला हिस्सा 1 बार, बी वाला हिस्सा 1 बार, और बीच वाला कॉमन हिस्सा 2 बार आ गया। लेकिन हमको बीच वाला हिस्सा चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी घटा देंगे। जब आप 2 टाइम प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो बीच वाला हिस्सा आएगा ही नहीं, केवल वही हिस्से आएंगे जहां पर केवल ए हो रहा है या केवल बी हो रहा है। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? बोलिए हाँ। वेरी गुड सर। हाँ, ओके। 5वीं इंपॉर्टेंट बात, हाँ बोलो बोलो। सर पी ए यूनियन बी माइनस पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया, लिख भी देता हूँ। ये फार्मूला और कुछ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कम से कम कोई एक हो, माइनस वो घटा दिया जब दोनों एक साथ हो रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, कम से कम कोई एक हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, दोनों के दोनों हो। यूनियन का मतलब और है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड है। तो कम से कम कोई एक में से अगर आपने वो हिस्सा घटा दिया जब दोनों हो रहे हैं, तो भाई साहब इसका मतलब क्या बच गया, इसका मतलब वही बच गया कि एग्जैक्टली एक हो रहा है। आओ और थोड़ी सी डिस्कवरी करें। यस, 5वां फार्मूला एक जनरल सा फार्मूला है जो कि इस वेन डायग्राम से रिलेटेड नहीं, जनरल सी चीज़ है। किसी भी इवेंट के होने की संभावना प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की संभावना हमेशा 1 होगी। ये जनरल बात है, पहले भी डिस्कस की हुई है। क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी इवेंट है तो या तो वो इवेंट होगा या वो इवेंट नहीं होगा। तो किसी भी इवेंट के होने का संभावना प्लस उसके ना होने की संभावना का सम हमेशा 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, तो 5वीं जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी, ये 5वीं प्रॉपर्टी कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो जनरल बात है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी
प्लस किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। इसका यूज़ आज अपन करेंगे। अच्छा, छठी जो है डी मॉर्गन्स लॉ है। ये डी मॉर्गन्स लॉ में इसलिए बता देता हूँ, ये कभी कभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन में काम आते हैं और याद रहने चाहिए कि ए यूनियन बी का होल डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डी मॉर्गन लॉ बहुत जगह काम में आते हैं, याद रखने हैं। जो लॉ 5 और 6 हैं उनका सेट थ्योरी ऑफ टू इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, ये जनरली ट्रू हैं, हमेशा ट्रू हैं। अब कुछ जो बात कहूँगा उन पर ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए कोई आपसे बोलता है कि ए एंड बी, हाँ क्या चीज़ बोलो, नहीं, डी मॉर्गन लॉ जनरल लॉ है बेटे, इसके अंदर ये प्रोबेबिलिटी के लिए भी ट्रू है, नंबर के लिए भी ट्रू है, ये जनरल लॉ है। डी मॉर्गन लॉ तो सेट थ्योरी का जनरल लॉ है, प्रोबेबिलिटी में भी ट्रू है, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी की बात नहीं चल रही तो भी ट्रू है। ए यूनियन बी का होल्ड, हाँ मैथमेटिकली ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ए डैश यूनियन बी डैश होगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। क्या बात समझ में आई सब लोगों को? बोलिए हाँ। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी, हाँ बस सेट थ्योरी ऑफ टू इवेंट अभी ख़त्म नहीं हुई है। अब इसके अंदर अब वो बातें आएंगी। इसके अंदर अराउंड 10-12 फॉर्मूले हैं, प्लीज़ उन पर ध्यान दें। अगर कोई आपसे बोलता है ए एंड बी आर इक्वली लाइकली, अब कुछ शब्दों को समझना है। कोई आपसे बोले ए एंड बी इक्वली लाइकली हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि दोनों के होने की संभावना सेम है। इक्वली लाइकली का इतना ही मतलब है हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अगर कोई हमसे ऐसा बोल ले कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक साथ में नहीं हो सकते, दो इवेंट हैं ए और बी, लेकिन होगा केवल एक ही। तो अगर कोई आपसे कह दे कि यार ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 है। यानी इसका जो वेन डायग्राम होता है वो ऐसा दिखाई पड़ता है, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होता, दोनों अलग अलग दूर दूर होते हैं। जैसे सांप और नेवले, तो सांप और नेवले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये तो सांप होगा या नेवला ही होगा। बारिश और सूखा, तो बारिश और सूखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर बारिश होगी तो सूखा नहीं होगा, और बारिश नहीं होगी तो सूखा होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का शब्द है, अपन ने पहले भी एक्सप्लोर किया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है कि इनमें से केवल एक ही एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने बोला कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो भैया ए और बी साथ में हो ही नहीं सकते, बस यूँ समझ लीजिए आप। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ए एंड बी कैन नॉट बी टुगेदर। देयर इज नॉट एनी आउटकम बाई हुज हैपनिंग ए एंड बी बोथ हैपन। ऐसा कोई आउटकम नहीं है जिसके होने पर ए और बी दोनों के दोनों हो जाएं। उस केस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन भी 0 है, ए और बी साथ में नहीं हो सकते। वेन डायग्राम को अगर अपन देखेंगे तो वेन डायग्राम में आप देखेंगे कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ही नहीं है, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जो कि ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो। ओके, ये शब्दों का ध्यान रखना है। इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक और गजब का शब्द, अगर किसी ने आपसे बोल दिया ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, याद करो इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इन तीनों शब्दों की काफ़ी चर्चा अपन ने क्लासिकल डेफिनेशन पढ़ते हुए की थी। अच्छा, अगर किसी ने बोल दिया ए, हाँ क्लासिकल डेफिनेशन, ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्ट कर देना, एग्जॉस्ट कर देने का मतलब खाली कर देना, जैसे बोलते हैं ना बस तुम मुझे पढ़ाने दो पहले, तुम एग्जॉस्ट कर देना, खाली कर देना। यानी भाई जैसे अपन बोलते हैं ना आई एम एग्जॉस्टेड,
यानी बिल्कुल एनर्जी से खाली हो चुका हूँ। तो जब अगर किसी ने बोला ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, यानी ए और बी ने मिल के पूरा सैंपल स्पेस भर लिया है, सैंपल स्पेस में कुछ छोड़ा ही नहीं है। इसके दो मीनिंग अपन कह सकते हैं। इसका पहला मीनिंग ए यूनियन बी भाई साहब पूरे यूनिवर्सल सेट, कहने का मतलब पूरे सैंपल स्पेस के बराबर है। इसका प्रोबेबिलिटी में मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 हो गई। अरे भैया सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने संभव आउटकम आ सकते हैं उन सारे संभव आउटकम का सेट। अब तुमने बोला ए यूनियन बी में सारे पूरा सैंपल स्पेस भर लिया, तो जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो ए या बी में से कम कोई एक होगा ही होगा। इस केस में जो वेन डायग्राम दिखाई पड़ेगा वो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये ऐसे यूनिवर्सल सेट है, बोर्ड पर ध्यान देना है, ये ऐसे यूनिवर्सल सेट है और ए को मैं रेड पेन से बना देता हूँ। ऐसे जो है इसे पूरा ए ने पूरा छान लिया है, ये रेड पेन से ए बन गया है और इसे ब्लू पेन से बी बना देता हूँ। ये देखिए दोनों ने मिल के पूरे सैंपल स्पेस को छेंक लिया है, कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये ऐसे ड्राइंग तो मेरी बचपन से खतरनाक रही है। बी तो यानी ए यूनियन बी ने मिलके, अगर ए यूनियन बी को सेट की तरह बात करें तो ए यूनियन बी पूरे सैंपल स्पेस के बराबर है। सैंपल स्पेस में कुछ छोड़ा ही नहीं है। इसीलिए अगर कोई बोले ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, तो इसका मीनिंग है ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस के बराबर है। और प्रोबेबिलिटी में इसका मतलब होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कम्स आउट टू बी 1। आइए अभी शब्द खत्म। क्या चीज पूछो 1 कैसे है? अरे मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस एस क्या होगी? 1। अरे कभी भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो सैंपल स्पेस का ही तो कोई ना कोई आउटकम आएगा। अरे ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चे? हाँ श्योर इवेंट हो गया ना। हाँ पूछो। सर ए और बी इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव एक साथ हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो मेरे बच्चे, इक्वली लाइकली का मतलब है दोनों के गोले का एरिया सेम होना चाहिए। यस सर। अब एग्जॉस्टिव कह रहे हो ना तुम यही चाहते हो कि इक्वली लाइकली भी हो एग्जॉस्टिव भी हो, यही बोल रहे हो आप? यस सर यस। बिल्कुल। तो दोनों आधा आधा ले लें, आधे ज्यादा भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर यस। रुको, इस बच्चे ने पूछा कि भाई इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए इक्वली लाइकली भी हो जाएं एंड एग्जॉस्टिव भी हो जाएं। आइए इसका एग्जांपल देता हूं। अपना सैंपल स्पेस वाइज डाइस सेकने वाले ले लो, 1 2 3 4 5 6। अब तुम सेट ए को ले लो या इवेंट ए ले लो, 1 2 3 4, और इवेंट बी ले लो 3 4 5 6। तो देखो ध्यान से क्लियरली, इस पर्टिकुलर केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है, बोलो हाँ। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 है, एज जो ए यूनियन बी है वो पूरे सैंपल स्पेस के बराबर है। तो बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये तीनों भी एक साथ हो सकते हैं क्या? कि इक्वली लाइकली भी हो? कैसे होंगे? तीनों एक साथ हो सकते हैं क्या? कैसे होंगे? एक और एग्जांपल। इक्वली लाइकली भी हो जाएं, हाँ इक्वली लाइकली भी हो जाएं, एग्जॉस्टिव भी हो जाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो जाएं। आइए इसका भी एग्जांपल दे देते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 6। वापस से अपने डाइस पकड़ लीजिए। ए को ले लेते हैं 1 2 3 और बी को ले लेते हैं 4 5 6। तो देखिए दिख रहा है इक्वली लाइकली भी हैं, एग्जॉस्टिव भी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सब बच्चों को? देखो ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, एक प्रॉपर्टी का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इक्वली लाइकली का मतलब है भैया संभावना सेम होनी चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है भैया दोनों एक साथ ना हो जाएं। एग्जॉस्टिव का मतलब है
कि दोनों मिल के पूरा सैंपल स्पेस भर लें, बस। तो कोई भी दो हो सकते हैं। ओके, अभी और आगे पढ़ना है। आइए 10 पॉइंट थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अभी हमने 3 शब्द समझे, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। 2 और शब्द बचे हैं। 11 पॉइंट हैं इसके अंदर, 11 शुभ अंक भी होता है, 10वां। अब जो है अभी अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था, थोड़ा और रोल बैक कर देता हूं, जरा सेकंड और थर्ड को देखो। सेकंड और थर्ड, ए बैक स्लैश बी, बी बैक स्लैश ए, एक ये चिन्ह हो गया। अब 10वें में इसका उल्टा चिन्ह, ध्यान देखेंगे उल्टे चिन्ह को। 10वें में मैं बताऊंगा प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी। ध्यान रखना दोनों अंतर है, एक बैक स्लैश है, एक फॉरवर्ड स्लैश है। इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है ए गिवन बी। इसका पहले मतलब समझ लीजिए, फिर हम इस पर आते हैं इसका क्या मीनिंग है। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है पहले उसको समझो। इसको पढ़ा जाता है ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? क्या मीनिंग है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? क्या चेंज हो जाएगा? आइए बिल्कुल लॉजिकली समझें। ओके, सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। इसको थोड़ा डिटेल में समझना है, 2 मिनट हम यहाँ लगाएंगे और आप धैर्यपूर्वक मुझे सुनेंगे। देखो इसके अंदर क्या है, हमको ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है यदि यह दिया गया है कि इवेंट बी हो चुका है। इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है we want to find out the probability of happening of A. We want to find out the probability of happening of A on the condition that event B has happened. आओ छोटे से एग्जाम्पल्स यहाँ कोने पर मैं समझाऊं। धीरे 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 धीरे, बहुत अंतर है मेरे बच्चे, ध्यान देखो। सिंबल का अंतर है बेटे। पहले सेकंड और थर्ड का चिन्ह देखो, ऐसा है उल्टा बैक स्लैश। कैमरे में तुमको उल्टा दिख रहा होगा, कैमरा ऐसे घुमा के फोटो लेता है ना। ये समझ में आया तुमको? ए गिवन बी में ऐसा है। अरे आंखों, भगवान ने आंखें क्यों दी हैं? देखने के लिए, और देख के सोचने के लिए। और जबकि 10वें में देखो ऐसा है, ऐसा सिंबल का अंतर है। अच्छा सुनो, अब जरा 10वें पर आ जाओ, 2 मिनट बोर्ड पर देखते रहो। इसको बच्चों कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसको ऐसे भी बोलते हैं, इसी चीज़ को ऐसे भी बोला जाता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए given that event B has already happened। ध्यान से सुनना है। अब तक हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते थे, लेकिन कोई शर्त नहीं होती थी, कोई कंडीशन नहीं होती थी, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाल देते थे। अब यहाँ पर शर्त है, कंडीशन है कि यदि इवेंट बी हो चुका है तो क्या संभावना है कि इवेंट ए हो। सुनना है ध्यान से। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाऊं। जरा इस एग्जाम्पल को लीजिए। वापस वही डाइस फेंकने की बात करते हैं, तो हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा 1 2 3 4 5 6।
सुनना ध्यान से सुनना, सिर्फ सुनना है, ठीक है। हम एक इवेंट ए डिफाइन करते हैं। ए इवेंट है गेटिंग टू और बी इवेंट है गेटिंग इवन नंबर और सी इवेंट है गेटिंग ऑड नंबर। मेरी बात को सुना जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के होने की क्या संभावना है, तो यार ए के होने की संभावना तो 1/6 है, कोई खास बात नहीं। गुरु जी इस स्टेज पर पहुंच के आप चुटकुले मत पूछो, ए के होने की संभावना 1/6 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मैंने क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू गिवन दैट यू हैव गॉट एन इवन नंबर। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी है इवन नंबर का आना। सुनो धीरे धीरे, इवेंट बी क्या है? इवन नंबर का आना। अगर इवेंट बी हो चुका है यानी इवन नंबर आ चुका है, तो क्या संभावना है कि 2 आया हो? तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इवन नंबर आया है तो 1 3 5 तो वैसे ही हट गया कि नहीं आया है, तो टोटल आउटकम आपके पास कितने बचे? 3। समझो ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब है यदि बी हो चुका है तो क्या संभावना है कि इवेंट ए उसके साथ में हुआ हो या इवेंट ए हो जाए? 1/3। हाँ, अब जब आपको मैंने बोल दिया कि इवेंट बी हो चुका है, जब मैंने आपको बोल दिया कि ऑड नंबर आ चुका है, सॉरी इवन नंबर आ चुका है, तब ऑड नंबर क्यों कंसीडर करोगे? भैया बोल दिया उसने इवन नंबर आ चुका है, तो ए गिवन बी की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी एक्चुअली। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी 0, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ऑड नंबर आया है, क्या संभावना है कि 2 आया हो? 0। और जब गुरु जी ऑड नंबर आ ही चुका है तब 2 नहीं आ सकता। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या करती है? इधर देखें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का चक्कर समझ में आया छोटे से क्वेश्चन से? ध्यान रखना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कंडीशन के हिसाब से। अगर इवेंट बी हो चुका है तो क्या संभावना है कि इवेंट ए उसके साथ में हुआ हो? अगर इवन नंबर आया है तो क्या संभावना है कि वो 2 हो? तो इसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए हम ध्यान रखेंगे अब जो कहने जा रहा हूं। इफ इवेंट बी हैज ऑकर्ड, अगर इवेंट बी हो चुका है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए ऑल्सो ऑकर्ड विद इट, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अगर इवन नंबर आया है तो क्या संभावना है कि वो 2 हो? ये अलग होगी देन कि मैं केवल पूछूं 2 आने की संभावना। अगर ऑड नंबर आया है तो क्या संभावना है कि वो 2 हो? ये अलग है देन की इस बात से कि इवन नंबर आने पर 2 आने की संभावना, देन की इस बात से केवल 2 आने की संभावना। ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। अब गुरुजी कैलकुलेशन समझा दीजिए। तो पहले मुझे बताइए, क्या ये कंसेप्ट समझ में आया आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? वेरी गुड। आइए अब हम इसके फॉर्मूले पर आते हैं। वो वेन डायग्राम को देखेंगे और समझेंगे बिल्कुल। ये देखिए, ये रहा हमारा वेन डायग्राम। एक बार में आप समझ जाएंगे। रुक जाओ, अब 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, फ्लो मत बिगाड़ो यार, 1 मिनट रुको। ये है ए, और रुक जाओ मैं नीचे करूँगा, मैं दिखाऊँगा। और ये है बी। प्लीज़ बोर्ड पर देखें, प्लीज़ बोर्ड पर देखें। मैं पता लगाना चाहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ए गिवन बी का मेरे बच्चे मतलब है बी हो चुका है। अरे जब बी हो चुका है तब टोटल सैंपल स्पेस, शांत 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 शांत, मेरे बच्चे शांत।
सबको समझना है, सबको आईटी निकालनी है। सुनो, जब मैंने कह दिया कि इवेंट बी हो चुका है, इवेंट बी हैज ऑकर्ड, तो आपका टोटल सैंपल स्पेस अब केवल बी का होना ही होगा, तो डिनोमिनेटर में पीबी आएगा। आप पीबी के बाहर कुछ सोचोगे ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं इवेंट बी हो चुका है। इवेंट बी हो चुका है तो टोटल केस क्या होगा, इवेंट बी का होना। और फेवरेबल केस क्या होगा, इवेंट ए का इवेंट बी के साथ में होना। तो ये हो जाएगा आपका फेवरेबल केस। तो न्यूमरेटर में आएगा ए इंटरसेक्शन बी। अभी भी हम प्रोबेबिलिटी में वही कर रहे हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल, लेकिन अब फेवरेबल पूरा ए नहीं होगा, अब टोटल पूरा वेन डायग्राम नहीं होगा, क्योंकि यहां सूचना के आधार पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंफॉर्मेशन के हिसाब से संभावना पलट गई। जब मैंने बोल दिया कि इवेंट बी हो चुका है, तो टोटल केस क्या बन गया, इवेंट बी का होना, क्योंकि ये श्योर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि यार इवेंट बी हो चुका है। अब क्या संभावना है कि ए हुआ हो, तो फेवरेबल केस क्या होगा, ए का बी के साथ में होना। क्या ये इंपॉर्टेंट चीज सब बच्चों को समझ में आई? ध्यान रखना, जब किसी ने आपको जानकारी दे ही दी कि इवेंट बी हैज हैपेंड, तो जहां जहां बी हुआ है उसी को कंसिडर करो ना। 6 घोड़े रेस में दौड़ रहे हैं और किसी ने बोला यार इवन नंबर का घोड़ा जीता है, तो 135 तो हट गए ना, अब तो 246 की बारी है। अब 246 से सोचना है एक्चुअली। अच्छा, अब जरा फॉर्मूला मुझे बताओ सोचकर। तो प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी निकाल ली। मान लो मैं यहीं पर पूछूं प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए। प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए का मतलब होगा कि अगर इवेंट ए हो चुका है तो क्या संभावना है कि इवेंट बी उसके साथ में हुआ हो। तो टोटल केस क्या बन जाएगा, ए का होना। अरे ए हो चुका है ना। और फेवरेबल केस क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले समझ में आए? क्या ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले समझ में आए? वेरी गुड। आखिरी शब्द सेट थ्योरी फॉर टू इवेंट्स में आखिरी शब्द पर आ रहा हूं मैं। इक्वली लाइकली देख लिया, एग्जॉस्टिव देख लिया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देख लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख ली। 11वां और आखिरी शब्द जो कि इसके अंदर अपन को समझना है वो है इनडिपेंडेंट इवेंट्स। बोर्ड पर देखेंगे और इसकी थ्योरी को ध्यान से समझेंगे। इनडिपेंडेंट इवेंट्स। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इनडिपेंडेंट इवेंट्स की। बिल्कुल ध्यान सुने यार। वैसे रियल लाइफ में देखो, मैथ जो है, मैथमेटिशियन बहुत सिंपल लोग थे। उन्होंने आम तौर पर जो चीज़ों का नाम रखा है वो ऐसी चीज़ों पर रखा है कि जिसको सुनकर आप डायरेक्ट भी थोड़ा बहुत बात कर सकते हो। इनडिपेंडेंट, अगर दो लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, दो लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट आज़ाद हैं, यानी एक को कुछ भी हो दूसरे को फर्क नहीं पड़ता और दूसरे को कुछ भी हो पहले को फर्क नहीं पड़ता। यही मीनिंग है यहां पर भी इंडिपेंडेंट इवेंट का। इंडिपेंडेंट का मतलब अपने पांव पर खड़ा भैया, दूसरे को कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही इंडिपेंडेंट का मतलब यहां पर भी। आइए, शांत 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 शांत, तुम गलत ले गए बात को। अब इधर ध्यान दो। पहले इंडिपेंडेंट का मतलब समझो, फिर मैं आता हूं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पर। इंडिपेंडेंट का मतलब है यार मैं तुझसे इंडिपेंडेंट हूं यार, तुझे कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तू भी मुझसे इंडिपेंडेंट है तो मुझे कुछ भी हो तुझसे फर्क नहीं पड़ता। यही इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है। ध्यान दे पहले डेफिनेशन पर, फिर मैं आता हूं बात पर। इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाता है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन हैपनिंग or not happening of one event does not
affect the probability of other event। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो एक के होने या ना होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ना है। जितना कम बुद्धि लगाओगे उतनी अच्छी रैंक से आईआईटी जाओगे। दो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब है एक के होने या ना होने से, जैसे ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो चाहे इवेंट बी हो चाहे इवेंट बी ना हो, ए की प्रोबेबिलिटी वही रहती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट अफेक्टेड, इज नॉट चेंज्ड ऑन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट बी। सिमिलरली अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए इवेंट हो ए इवेंट ना हो, उससे बी की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड पर मुझे देखते रहे अभी 2 मिनट, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है इंडिपेंडेंट इवेंट। अब सुनो ध्यान से, जैसे मेरे हाथ में एक डाइस है और दूसरे हाथ में सिक्का है। अब डाइस पर 1 2 3 4 5 6 आना और सिक्के का हेड टेल आना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट। सिक्के पर हेड आए टेल आए, उससे भैया डाइस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आया? अब सुनो ध्यान से। हाँ, अब डाइस पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी अलग अलग होना चाहिए। अभी रुको, अभी सेम में भी घुसेंगे अपन। दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं जब एक के होने या ना होने से दूसरे पर कोई फर्क ना पड़े। आओ सेम में घुसते हैं। मेरे हाथ में डाइस है और मैं इसको 2 बार फेंक रहा हूं, तो पहली बार में क्या नंबर आया उससे दूसरी बार के नंबर आने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर, नहीं पड़ेगा। अब पहली बार में इवन नंबर आए, क्या दूसरी बार में प्राइम नंबर आने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। लेकिन इवन और प्राइम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। 2 अगर आता है तो इवन भी है प्राइम भी है। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट इवेंट बेसिकली ऐसे देखने हैं कि एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर फर्क ही ना पड़े एक्चुअली। अच्छा एक मिनट रुको। अगर आपने बात समझ ली है तो देखिए आप में से कितने इंटेलिजेंट हैं। ध्यान रखो, एक के होने या ना होने से, अब सोचो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो जरा बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कितना होगा? नहीं, पी ए ही, क्योंकि बी हो या बी ना हो ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहेगी जो थी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, अरे पी बी, ए हो ए ना हो बी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आप सोचो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी नहीं हुआ, पी ए चाहे बी हो चाहे बी ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए नहीं हुआ, पी बी। अब जरा इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बोर्ड पर देखें और बोर्ड पर देखते रहें। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट को कैसे अपन ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स किया। आइए अभी और आगे बढ़ने वाली है गाड़ी, ध्यान से। तो अभी हमने डिस्कवर किया कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, ए और बी एक दूसरे से आज़ाद हैं, तो हमने डिस्कवर कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पी ए होगा। बोलो हाँ। सॉरी। और हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फार्मूला डिस्कवर किया था, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और ये पी ए हो गया। बोलो हाँ। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी। यही है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट इवेंट। ये आ गई
मैथमेटिकल डेफिनीशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो कैसे बताओगे दो इवेंट इंडिपेंडेंट है? इस खास चीज से। अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इसको ध्यान रखना है। कैसे पता करेंगे कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं? दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इसी बात को मैं अलग से रेड पेन से लिख देता हूं। दैट इज ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ probability of A intersection B is equal to PA into PB। ऐसे भावनाओं से थोड़ी कहेंगे कि यार नहीं देखो इसके होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, आपको मैथमेटिकली बताना है कि भैया दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। तो ए और बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर हो गया तो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? बोलिए हाँ। यस सर। ये हो गई यहाँ पर आके, ये हो गई यहाँ पर आके दो इवेंट की सेट थ्योरी पूरी कंप्लीट। 11 चीजें हैं, एक मिनट रुको, 11 चीजें हैं ए यूनियन बी का फॉर्मूला। ये बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश पर ध्यान दिए रहिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। चलो अब अपन इस पर बेस्ड कुछ सवाल ट्राई करेंगे। सेट थ्योरी ऑफ टू इवेंट्स पर बेस्ड। दो इवेंट की जो सेट थ्योरी आपने पढ़ी है उस दो इवेंट की सेट थ्योरी पर बेस्ड इन सवालों को सब बच्चे 2 मिनट लगा के पहले अटेम्प्ट करिए। ये तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, तीनों के तीनों प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट थ्योरी पर बेस्ड करिए। यहां जहां भी सी लिखा है, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट जो डैश या बार लगाते हैं। करो तीनों सवाल सेट थ्योरी ऑफ टू इवेंट्स पर बेस्ड। हाँ आओ एक एक करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। सब पहले ए पार्ट, आसान आसान सवाल हैं, ABC तीनों पार्ट करने से फ़ायदा हो जाता है। जो कुछ फॉर्मूले अपन ने सीखे हैं उन्हीं सारे फॉर्मूलों पर बेस्ड हैं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं ए पार्ट से। ए पार्ट में पी ए यूनियन भी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है। ज़रा ध्यान दो, पी ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है 5/8। तो पी ए की वैल्यू 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी 1 माइनस 5/8 3/8 हो जाएगी। पी ए निकालना है, पी बी निकालना है, तो पी ए तो हमारे पास निकल के आ गया। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी कितना है 7/8, पी ए कितना है 3/8, पी बी कितना है निकालना चाहते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4। तो आप यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो पी बी की वैल्यू कितनी आ गई 7/8 माइनस 3/8। तो 7/8 माइनस 3/8 कितना हो गया 4/8, हाफ प्लस 1/4। तो पी बी आ गया 3/4। किसी बच्चे का आया? उसके बाद ए बैक स्लैश बी यानी हो जाएगा पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है 3/8, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/4। तो ये आ जाएगा 1/8। ये हो गए ए पार्ट के सारे आंसर। आओ बी पार्ट को सॉल्व करें। बी पार्ट को ध्यान देखें। हाँ बी पार्ट को देखिए। हर पार्ट को ढंग से सॉल्व करना है। बी पार्ट की बात करें, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए 3/8 प्लस पी बी हाफ, ए इंटरसेक्शन भी 1/4। तो यहाँ पर करोगे तो 4/8 हो जाएगा, तो 7/8 हो जाएगा, तो 5/8 आ जाएगा। दूसरा अपने को क्या निकालना है, ये तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड में क्या पूछा गया है, थर्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सी को मैं डैश लिख रहा हूं। जब भी 2 डैश दिखाई पड़े तो मन में आना चाहिए 2 मॉर्गन्स लॉ। वैसे तो उसका नाम डी मॉर्गन्स लॉ है, लेकिन याद रखने के लिए 2 मॉर्गन्स लॉ ध्यान रखो। तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी का होल डैश, और किसी भी चीज का होल डैश इज 1 माइनस बिना डैश। और ए यूनियन बी हम निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस 5/8 3/8 ऐसे निकलेगा। ये किसी भी चीज का डैश इज इक्वल टू 1 माइनस बिना डैश, ये गुरु मंत्र है। किसी भी चीज का डैश इज 1 माइनस बिना डैश। चौथे पर आ जाएं। चौथे में बोलता है ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज 1 माइनस बिना डैश। 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 1 माइनस 1/4 3/4। पांचवी चीज उसने पूछी है, पांचवी चीज आसान है, ए हो और बी ना हो। तो ये हो जाएगा ए की होने की प्रोबेबिलिटी में से दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी घटा दीजिए। तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/8 माइनस दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। तो 3/8 माइनस 2/8 आ गया 1/8। ये हो गए बी के सारे पार्ट मैंने कर दिए। अब सी पर आ जाइए। ओ ज़्यादा ही सरक गया। सी पर आ जाइए। तो सी के अंदर ये काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी हैं, 1 2 3 4 5। आइए एक एक करके इनको देख ही लेते हैं। रुक जाइए, मैं इसको अलग से शीट में ओपन कर लूँ ताकि जो है मेरे दिक्कत नहीं आए, वरना ऊपर सरक जाएगा। पी प्रोबेबिलिटी PQRS चलो अच्छा, इधर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले निकालना है ए गिवन बी। सी पार्ट को देखें सब बच्चे। सी पार्ट में फर्स्ट में निकालना है ए गिवन बी। तो ऊपर सरका लेते हैं, जगह कहाँ खाएं। तो ए गिवन बी बच्चों कितना हो जाएगा, ए गिवन बी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो निकाल लेंगे आप इसको, कोई खास बात नहीं है। सेकंड में क्या निकालना है, सेकंड में हमको निकालना है बी गिवन ए। ये तो और आसान हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी। कर लीजिए इसको। थर्ड में क्या निकालना है, थर्ड के अंदर ए यूनियन बी। ये तो एकदम देख के हंसी सी आ रही है, गुरुजी क्या पूछ रहे हैं, हंसी आ रही है। पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चौथा क्या पूछा है, चौथे में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी डैश। तो यहाँ पर तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गिवन बी डैश का मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। जब भी 2 डैश दिखाई पड़े तो यानी ए यूनियन बी का होल डैश। अरे वाह गुरुजी, तो ये आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और पी बी डैश भी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो गया फोर्थ पार्ट भी। फिफ्थ पार्ट की बात करें,
बी डैश गिवन ए डैश। तो फिफ्थ और आखिरी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश गिवन ए डैश। तो सेम वे बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ, बी यूनियन ए का होल डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन ए होल अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। छोटे छोटे खेल क्या सब बच्चों को समझ में आए? बोलिए हाँ। यस सर। चलिए चलिए।